Hello everyone, this is Sunny Saurabh and we are going to discuss concrete technology today. इससे पहले हमने सीमेंट, लाइम एंड मोटार डिस्कस कर लिया पिछले क्लासेस में। तो कंक्रीट को पहले डिफाइन कैसे करेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट्स, वाटर एंड सम एडमिक्सचर्स। तो बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यदि देखा जाए तो सीमेंट है। एग्रीगेट्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है, फाइन एग्रीगेट्स भी होते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स भी होते हैं। ठीक है, एडमिक्सचर आपको कंक्रीट की प्रॉपर्टी जो आपको चाहिए उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। प्लास्टिसाइजर ऐड करना पड़ सकता है, सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड करना पड़ सकता है, एक्सेलरेटर, रिटार्डर्स, ठीक है, या एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सीमेंट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अब जो है कंक्रीट के कुछ प्रॉपर्टीज, टेस्ट्स, उसके बाद एग्रीगेट्स एंड एडमिक्सचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये हमारा डेफिनेशन है। और एग्रीगेट्स में फिर हम लोग फर्दर क्लासीफाई करेंगे फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स। एडमिक्सचर्स में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम सुपर प्लास्टिसाइजर भी डालते हैं। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम कभी कभी एयर इंट्रेनिंग एजेंट भी डालते हैं। इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। अच्छा, ये फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? फिर वो साइज के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक टेबल याद रखेंगे। 425, ठीक है। याद करने का एक ट्रिक है, 75 75 जो है वो दैट विल बी इंडिकेटिंग योर बाउंड्री। इसके ऊपर जो है वो आपका हो जाएगा कोर्स एग्रीगेट। एक्चुअली इसको कहेंगे बोल्डर्स। इसके ऊपर जो साइजेस होंगे 80 के अबव उसको कहेंगे बोल्डर्स। साइज पूछा जा सकता है। ग्रेवल्स, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, तो सैंड्स जो है वो फाइन एग्रीगेट के कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर यहाँ से देखें तो कोर्स, मीडियम, फाइन सैंड। ठीक है, बट एक्चुअली ये ओवरऑल रेंज है आपका सैंड का। तो यदि कहें बात हम फाइन एग्रीगेट्स की, इट कैन बी said as fine aggregates and it can be called coarse aggregate. बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट यूज करते हैं, ये तो वेल नोन है। अब एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि इनका प्रोपोर्शन बहुत मायने रखता है। आपको जिस स्ट्रेंथ का कंक्रीट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सीमेंट एग्रीगेट्स का प्रोपोर्शन जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो नॉमिनल मिक्स होते हैं, डिज़ाइन मिक्स भी होते हैं। यदि आपको किसी लो इम्पोर्टेंस का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप नॉमिनल मिक्स यूज़ कर सकते हैं। M10, M20, M30 ये इंडिकेशंस होते हैं, वो उनको कैसे रीड करेंगे, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन में हेल्प रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग पे। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, फिनिशिंग एंड क्योरिंग। बैचिंग क्या होता है? आपको जिस प्रोपोर्शन में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, उस प्रोपोर्शन में आप सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। अब वो लेने का दो तरीका है, या तो वॉल्यूम बैचिंग करेंगे या फिर वेट बैचिंग करेंगे। वॉल्यूम बैचिंग किया जाता है, वैसे वर्क उतना हाई नहीं है, उतना उतनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है या उतने क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायर्ड है, जहाँ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ आप वेट बैचिंग करेंगे। तो वॉल्यूम बैचिंग के लिए बॉक्सेस यूज़ किए जाते हैं जिनको गेज बॉक्स कहा जाता है।
और वॉल्यूम बैचिंग में एक डिसएडवांटेज ये है कि यदि मॉइस्चर अवेलेबल है सैंड में, तो आपको सैंड के बल्किंग के लिए अलाउंस देना पड़ेगा। ओके, वेट बैचिंग में ये सैंड बल्किंग के लिए अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पे ऑब्जेक्टिव आया हुआ है एग्जामिनेशन में, बहुत बार आया हुआ है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। सैंड बल्किंग क्या होता है? तो सैंड में जब मॉइस्चर ऐड करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। फिर वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वॉल्यूम अचीव हो जाता है, और फिर उस मॉइस्चर कंटेंट के बियॉन्ड यदि हम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो फिर वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आने लगता है। ठीक है, इसे कहते हैं सैंड बल्किंग। जो मैक्सिमम वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है सैंड का, जो मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड होता है, दैट अकर्स एट 5 to 6 डिग्री परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, और जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है वहाँ पे 35 to 40 के अराउंड होता है। ठीक है, इसको ग्राफ के तौर पे यदि देखें, सैंड बल्किंग को अगर डिस्कस करें हम एग्रीगेट्स में, एक बार इसे फिर हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे चूंकि बात आई है वॉल्यूम बैचिंग की, तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज मॉइस्चर एंड दिस इज वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम आता है दैट अकर्स एट 5 to 6 परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, और जो मैक्सिमम बल्किंग होती है दैट विल बी 35। ओके, 35 to 40% रफली ले लेंगे। ओके, तो ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों वैल्यूज पूछ लेते हैं। तो वॉल्यूम बैचिंग नहीं करेंगे, मेनली वेट बैचिंग करेंगे। अच्छा, मिक्सिंग का क्या मतलब हुआ? मिक्सचर यूज़ करते हैं, या तो ड्रम मिक्सचर होगा, पैन मिक्सचर होगा, और उसको फिर उसके बाद जब हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं तो उसकी मिक्सिंग कंटिन्यू रहे तो ट्रांजिट मिक्सचर यूज़ करते हैं। जो आपने देखा होगा ट्रक के पीछे एक रोटेटिंग सिलेंडर माउंटेड होता है बहुत बड़ा सारा, तो वो होता है अपना ट्रांजिट मिक्सचर, ताकि जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो कंक्रीट की सेटिंग नहीं हो जाए। ठीक है, तो हो गया मिक्सिंग। ट्रांसपोर्टिंग मैंने बता ही दिया आपको, जहाँ पे आपने मिक्स किया उससे जहाँ पे आपको मोल्डिंग करनी है उस जगह तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। प्लेसिंग, जो फॉर्म वर्क का मोल्ड बनाया आपने, उसमें आपने प्रिपेयर्ड कंक्रीट को पोर कर दिया, उसको प्लेसिंग कहेंगे। प्लेसिंग में एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कंक्रीट को बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं ड्रॉप करते हैं। जो मैक्सिमम अलाउड हाइट ऑफ ड्रॉप है वो है 1.5 मीटर, क्योंकि यदि उससे ज़्यादा हाइट पे अगर हाइट से ड्रॉप करेंगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। कंक्रीट का सेग्रीगेशन हमने पढ़ा है कि अगर उसके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो जाते हैं, अगर वो मिक्सचर जो है होमोजीनस नहीं रहेगा, तो उसको सेग्रीगेशन कहेंगे। तो प्लेसिंग में से ये ध्यान रखा जाता है कि प्रॉपर तरीके से उसको प्लेस करें। कॉम्पैक्टिंग का क्या मतलब होता है? कॉम्पैक्टिंग होता है या तो नीडल वाइब्रेटर से, या फिर प्लेट वाइब्रेटर से, फॉर्मवर्क वाइब्रेटर से। तो इसका मेन जो एम होता है वो होता है कि इसको वॉइड्स से फ्री करना, कंक्रीट को वॉइड्स से फ्री करना। तो कॉम्पैक्ट करने के में करने करते क्या है कि उसमें वाइब्रेशंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, या तो निडल के हेल्प से, या फिर फॉर्मवर्क में मशीन्स लगी होती हैं जिसमें एक्सेंट्रिसिटी होती है, जब वो मोटर रोटेट करते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो उससे कॉम्पैक्टिंग हो जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है। अगर आपने कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं किया है तो कंक्रीट की क्वालिटी बहुत ही पुअर हो जाएगी। ओके, फिनिशिंग, फिनिशिंग है कि आपने जो सरफेस अगर एक्सपोज्ड है मोल्डिंग के बाद, तो आप उसको रेगुलरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके सारी रेगुलरिटीज़ को रिमूव करेंगे। उसमें भी इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स यूज़ होते हैं, फ्लोटिंग होता है, ट्रॉवेल होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और क्योरिंग क्या है? हमने पढ़ा कि सीमेंट के रिएक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और यदि वाटर नहीं होगा तो रिएक्शन रुक जाएगा। तो वाटर, और चूंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है आपका सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन, तो हीट भी जनरेट होता है। तो हीट जनरेट होने की वजह से थर्मल क्रैक्स भी आते हैं, हीट जनरेट होने की वजह से वाटर का इवेपोरेशन भी जल्दी होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन है दैट विल सीज इफ वाटर हैज़ बीन इवेपोरेटेड completely, सो उसके लिए क्योरिंग करते हैं। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट पीरियड ऑफ क्योरिंग है। अगर हम कॉलम की बात करें तो उसका क्योरिंग पीरियड अलग है, स्लैब की बात करें तो उसका क्योरिंग पीरियड अलग है। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको। तो जैसा मैंने डिस्कस किया था वैसा ही हमने लिखा है कि वॉल्यूम और
बैचिंग होती है, इसमें इंग्रेडिएंट्स टेकन ऑन वॉल्यूम बेसिस एंड इसमें इंग्रेडिएंट्स टेकन ऑन वेट बेसिस। वॉल्यूम बैचिंग में सैंड बल्किंग के लिए करेक्शन करने की ज़रूरत होती है, बट यदि हम वेट बैचिंग कर रहे हैं तो हमें उसमें सैंड बल्किंग को कंसिडरेशन में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उनके लिए वॉल्यूम बैचिंग आप यूज़ कर सकते हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जो ग्रेटर इंपॉर्टेंस के वर्क हैं, उनके लिए आपको वेट बैचिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है। और ये लेस क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए हम लोग लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं इसको। बट वेट बैचिंग प्रोवाइड्स मोर क्वालिटी कंट्रोल। ओके, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, एग्जाम्स में पूछा जाता है विच ऑफ द बैचिंग आर नोन फॉर बेटर क्वालिटी कंट्रोल। और ये सवाल भी पूछा एक बार ऑब्जेक्टिव में कि सीमेंट एग्रीगेटर वाटर को की जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी रखते हैं, कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ±3% रखते हैं। ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग मिक्सिंग की तरफ। मिक्सिंग में हम लोग मिक्सर जो यूज़ करते हैं वो या तो ड्रम टाइप के हो सकते हैं या पैन टाइप के हो सकते हैं। इसको और क्लासीफाई करें तो हैंड मिक्सिंग भी हो सकता है, प्लांट मिक्सिंग भी हो सकता है। बट इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे एक ड्रम मिक्सिंग हो सकता है, पैन मिक्सिंग हो सकता है। ड्रम भी तीन तरह के होते हैं, एक टिल्टेड और एक नॉन टिल्टेड और एक रिवर्सिंग। जो लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ होता है वो टिल्टेड यूज़ होता है। ओके, टिल्टेड होता है यूज़ लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए, और नॉन टिल्टेड यूज़ होता है स्मॉल वर्क के लिए। ओके। आई एस कोड है 456, उसके अकॉर्डिंग जो मिक्सिंग टाइम है ये 2 मिनट रखा जाता है, पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में इंजीनियरिंग सर्विसेज में। 20 ये भी पूछा हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही। 10% एक्स्ट्रा सीमेंट एडेड इन हैंड मिक्स, यदि हम इस ड्रम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पैन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं, तो हमें 10% एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये मानते हुए कि लॉस होने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे हुए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये हैशटैग का बनाया हुआ है मार्क। ओके। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। आप कन्वेयर बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप पंप का यूज़ कर सकते हैं, पंप एंड पाइप का कॉम्बिनेशन, फिर ट्रांजिट मिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल मेथड्स बाय विच वी कैन ट्रांसपोर्ट द कंक्रीट फ्रॉम प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू डेस्टिनेशन। ओके, ये बेसिकली तीन मेथड्स हैं। पंप जब यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इससे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं जो कि मैं अभी पॉइंट के फॉर्म में आपसे डिस्कस भी करूंगा। यदि आप पंप कर रहे हैं तो पंप और पाइप का कॉम्बिनेशन होगा। फर्दर हम लोग देखते हैं कि पंप जो है, पंप से पंपेबल कंक्रीट्स के लिए सवाल बहुत सारे बनते हैं कि पंप कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग। यदि हम पंपेबल कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्रशिंग ऑफ एग्रीगेट्स होने के चांस, एग्रीगेट्स के साइज रिड्यूस हो जाएंगे, पाउडर डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ हद तक, तो वो हार्मफुल होता है। और दूसरी बात कि प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है, विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, तो जितना प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है उतना सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं क्रिएट कर पाता। पिस्टन पंप सेफ है, एग्रीगेट्स की क्रशिंग भी नहीं होती है, और जितना आपको प्रेशर चाहिए वो भी जनरेट हो जाता है। ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप को ही पिस्टन पंप कहते हैं। जो पंपेबल कंक्रीट होता है उसका कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.9 से 0.92 होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है सवाल, तो ध्यान रखेंगे। पंपिंग अलाउड फॉर 400 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड 80 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, हाफ किलोमीटर से 100 मीटर कम कर लीजिए, 100 मीटर तक जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आप पंप कर सकते हैं। और वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो 80 मीटर तक पंपेबल कंक्रीट को आप पंप कर सकते हैं। बियॉन्ड जाने पे सेग्रीगेशन होने के चांसेस होते हैं, इकोनॉमिकल जाता है इसके बियॉन्ड पंपिंग अगर हम करें तो। फिर हम आते हैं प्लेसिंग पे। तो प्लेसिंग के दौरान जो कंक्रीट का फॉल होना चाहिए, ज़रूरी तो है नहीं कि जिस लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी लेवल पे आप कंक्रीट को पोर डाउन कर सकते हैं। जब ट्रेंचेस बनाए जाते हैं फाउंडेशन के फॉर्मेशन के लिए, तो उसका लेवल बहुत नीचे होता है, और जो ट्रांजिट मिक्सचर्स आते हैं वो ग्राउंड लेवल के ऊपर होते हैं। तो वहाँ से जब कंक्रीट आप पोर करते हैं तो एक डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ता है फॉल के दौरान, तो वो डिस्टेंस जो है
दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर। अगर इससे ज़्यादा होगा वो हाइट जिससे आप ड्रॉप कर रहे हैं कंक्रीट को, तो सेग्रीगेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, जो एग्रीगेट्स होंगे वो नीचे हो जाएंगे। सेग्रीगेशन हमने डिस्कस कर ही रखा है पहले, क्या होता है अगर नॉन होमोजेनियस है, उसमें प्रॉपर मिक्सिंग नहीं की गई है, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग नहीं की गई है, तो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स सेपरेट हो जाते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे सेग्रीगेशन कहते हैं। वाटर जब सरफेस पे आने लगता है तो उसे ब्लीडिंग कहते हैं, वो ब्लीडिंग भी एक सेग्रीगेशन है। ठीक है, तो सेग्रीगेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 1.5 मीटर आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। फिर अंडर वाटर जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यदि हम अंडर वाटर कंक्रीटिंग कर रहे हैं और ऊपर से ही कंक्रीट पोर डाउन कर देंगे तो क्या होगा कि एग्रीगेट्स तो हैवी होते हैं, वो तो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो कंक्रीट सीमेंट है या लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के जो मटेरियल हैं वो दे विल बी वॉश्ड अवे बाय द वाटर। ओके, तो हम लोग टर्मी पंप का यूज़ करते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए। टर्मी पंप से जब हम लोग प्लेसिंग करते हैं कंक्रीट की, तो उसका स्लम्प 150 के अराउंड रखा जाता है। कंक्रीट स्लम्प इज kept 120 टू 150 mm। अब स्लम्प क्या है? स्लम्प हम लोग आगे पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट में। कॉम्पैक्शन फैक्टर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्लम्प वैल्यू आएगी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, यदि कॉम्पैक्शन फैक्टर तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम स्लम्प पूछ दे कि जिसमें जिसको पंप कर रहे हैं हम कंक्रीट जो पंपेबल है उसका स्लम्प वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि इसमें स्लम्प वैल्यू ना पूछ के टर्मी पंप वाले में कॉम्पैक्शन फैक्टर नेक्स्ट टाइम पूछ दे, तो हम लोग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट में। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्पैक्शन की तरफ। कॉम्पैक्शन क्या होता है? कॉम्पैक्शन इज अ मेथड बाय विच वी गेट रिड ऑफ वॉइड्स इन द कंक्रीट मास। ठीक है, कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं? कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग नीडल वाइब्रेटर्स का यूज़ करते हैं। कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग प्लेट वाइब्रेटर्स का यूज़ करते हैं यदि हम लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मवर्क वाइब्रेटर्स का यूज़ करते हैं मशीन के फॉर्म में। ठीक है, तो यदि 5% के आसपास भी एयर इंट्रैप्ड है कंक्रीट में, तो दैट विल कॉज 30% रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यदि 10% एयर वॉइड है कंक्रीट में, तो दैट विल कॉज 60% रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है यदि इंट्रैप्ड एयर होता है उसमें या वॉइड्स रह जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कॉम्पैक्शन को कंक्रीट के टर्म्स में। टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर्स कुछ इस तरह के हैं, ये जो हमने पहले डिस्कस किया वो तो मैंने यहाँ लिख दिया आपको। ठीक है, कि 5% वॉइड्स यदि हैं तो 30% रिडक्शन स्ट्रेंथ आएगा, अगर 10% वॉइड्स अवेलेबल हैं कंक्रीट में तो 60% रिडक्शन स्ट्रेंथ आएगा। ओके, वाइब्रेटर्स इंटरनल वाइब्रेटर हो सकते हैं, एक्सटर्नल वाइब्रेटर हो सकते हैं, सरफेस वाइब्रेटर हो सकते हैं। सरफेस वाइब्रेटर को ही स्क्रीड वाइब्रेटर भी कहा जाता है। ओके, ये दोनों में लोगों को जनरली कन्फ्यूजन होता है कि एक्सटर्नल वाइब्रेटर, फॉर्मवर्क वाइब्रेटर एंड सरफेस वाइब्रेटर में क्या डिफरेंस है। देखिए, यदि आप किसी कॉलम की बात करें या किसी हाईली रेनफोर्स्ड नीडल वाइब्रेटर, तो आप वहाँ यूज़ कर लेंगे जहाँ पे कि रेनफोर्समेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इंटरनल स्पेस अवेलेबल है, थिक मेंबर है। एक्सटर्नल वाइब्रेटर का मतलब है कि फॉर्मवर्क में बाहर से वाइब्रेटर्स लगाए जाते हैं। वो वैसे सेक्शंस में लगाए जाते हैं जो कि थिन होते हैं, जिसमें कि बहुत हाईली रेनफोर्स्ड होते हैं, उसमें नीडल वाइब्रेटर जाने की जगह नहीं होती है। तो वैसे में एक्सटर्नल वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। उसमें होता कुछ नहीं है, एक मोटर लगा दिया जाता है बाहर, और उसमें जो एक्सेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, जब वो मोटर चलता है तो एक्सेंट्रिसिटी की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ओके, और सरफेस वाइब्रेटर जो है वो पेवमेंट, जो रोड पेवमेंट्स होते बनाते हैं हम लोग, तो उसके लिए ऊपर में तो फॉर्म वर्क है नहीं कि हम लोग फॉर्म वर्क वाइब्रेटर लगा दें, तो उसके लिए स्क्रीडिंग की जाती है। वो एक अलग ही वाइब्रेटर होता है, वो एक प्लेट की तरह होता है, उसके ऊपर वाइब्रेटर लगा होता है और उसको लेके मूव करता है मैनुअली या फिर मशीन के थ्रू। तो वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है अप टू डेप्थ ऑफ 100 mm के आसपास, और वहाँ तक आपका प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो जाता है। ओके, और ज़्यादा अगर थिक सेक्शन है तो उसमें फिर स्क्रीडिंग के अलावा दूसरे मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं। डिलेटल वाइब्रेटर अगर वहाँ यूज़ करने की ज़रूरत आती है तो वो भी यूज़ करते हैं, बट जनरली उतनी थिकनेस होती नहीं है जितनी थिकनेस जनरली फील्ड में प्रोवाइड करते हैं हम लोग रोड पेमेंट के लिए। उसके लिए आपको स्क्रीडिंग सफिशिएंट होता है। ठीक है, फिर हम लोग अब आते हैं फिनिशिंग की तरफ। फिनिशिंग में भी आपके तीन कंपोनेंट्स आते हैं, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग एंड ट्रैवलिंग।
ओके। तो स्क्रीडिंग क्या होता है, जब आपने मोल्ड को फिलअप कर दिया कंक्रीट से और ऊपर जो इरेगुलरिटी आ गई, फॉर्मवर्क अगर यहाँ तक है और उसके ऊपर तक कंक्रीट आ गया, तो उसको आप जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है उसको आप स्ट्राइक ऑफ करते हैं, उसे कहते हैं स्क्रीडिंग। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीड वाइब्रेटर था, वो स्क्रीड वाइब्रेटर क्या था, ये मोर और लेस सिमिलर फेनोमेना दिखने में लगता है। ओके, इसलिए इस वाइब्रेटर को नाम ही दे दिया गया स्क्रीड वाइब्रेटर। तो स्क्रीडिंग हो गया कि ये यदि यदि एक्सेस मटेरियल है उसको आप स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो तो वो स्क्रीडिंग है। फ्लोटिंग है कि एक लंबा सा वुडन प्लेट होता है, स्ट्रिप टाइप होता है, और उसमें हैंडल लगा होता है और उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो सरफेस के इरेगुलरिटीज होते हैं उसको रिमूव करने में। ओके, और जो फाइनल फिनिशिंग दी जाती है वो ट्रैवलिंग के दौरान रहती है। तो ट्रैवलिंग में होता है कि एक कॉनिकल शेप का मेटालिक पीस होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फाइनल फिनिशिंग या स्मूथनिंग प्रोवाइड करने में। ओके, हमने पढ़ा था फिनिशिंग में वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके पास ये मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। क्यूरिंग क्यूरिंग क्या है, जब कंक्रीट की हार्डनिंग हो चुकी है तो उसके फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर इवेपोरेट होता रहता है एटमॉस्फेयर में, उसमें हीट भी जनरेट होता है जिसकी वजह से थर्मल क्रैक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, कंक्रीट फटना जिसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो इसलिए वाटर जो है प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, तो इसे ही कहते हैं क्योरिंग। आईएस कोड में जो क्योरिंग का डेफिनेशन है वो कहते हैं कि क्योरिंग इज डन टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस। ओके, क्योरिंग इज डन टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस। मेथड्स क्या 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 हैं, मेम्ब्रेन मेथड है, स्टीम क्योरिंग है, गनी बैग्स यूज़ कर सकते हैं, गनी बैग्स या जूट बैग्स जिसको बोलते हैं, केमिकल टेक्निक भी होता है। ठीक है, जनरली 3 to 7 डेज, 3 to 7 डेज क्योरिंग करते हैं। एक्चुअली डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट डेज डिफाइंड है। यदि कॉलम है तो उसके लिए अलग होगा, बीम है तो उसके लिए अलग नंबर ऑफ डेज हैं, स्लैब है तो उसके लिए अलग नंबर ऑफ डेज हैं, उसमें भी फिर स्पैन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। स्टीम क्योरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्टीम क्योरिंग रेट ऑफ गेन स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करता है। जैसे ऑटोक्लेव में हम लोग यूज़ कर रहे थे स्ट्रेंथ गेन करने के लिए बहुत ही कम टाइम में, तो हम लोग स्टीम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे। तो स्टीम क्योरिंग में रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, बट उसमें एक डिमेरिट बहुत बड़ा ये है कि उसमें जो सी एस एच जेल प्रोड्यूस होता है उस वो कोर्स होता है। ओके, उसकी फाइननेस बहुत कम होती है। इसके वजह से क्या होता है कि जो शेयर स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाता है। रेनफोर्समेंट्स के साथ यदि फाइननेस कम होगी सी एस एच जेल की, सी एस एच जेल यदि अपना कोर्स होगा तो रेनफोर्समेंट बार्स के साथ वो बॉन्डिंग उतनी प्रॉपर नहीं बना पाएगा। ओके, तो शियर स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है स्टीम क्योरिंग में। स्टीम क्योरिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो स्मॉल कंपोनेंट्स हैं लार्ज स्केल पे बनाए जाने हैं तो वहाँ पे स्टीम क्योरिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक टॉपिक है जिससे सवाल आता है, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। दो बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सवाल आया हुआ है, आगे भी आने के चांसेस हैं। तो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट होता है प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जिस पे क्योरिंग की गई है और टाइम फॉर विच क्योरिंग हैज़ बीन डन। इसके लिए जो डेटम टेम्परेचर लेते हैं वो -11 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। सपोज अगर मतलब अगर कहें फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट की बात यदि करें तो कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग फुल्ली मेच्योर्ड कंक्रीट वो कहलाता है जो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 28 डेज के लिए जिसकी क्योरिंग की गई है। तो जब 18 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसकी क्योरिंग की है तो डेटम टेम्परेचर से वो कितना ऊपर हो गया, 18 + 11। ठीक है, -11 वो डेटम टेम्परेचर अपना फिक्स है, 18 मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो 18 + 11, और उसको फिर ये तो हो गया अपना टेम्परेचर, उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जो जितने नंबर ऑफ डेज हमने क्योरिंग की है उसके लिए। मैच्योरिटी ऑफ concrete can be defined as time into temperature। अब आप ये टाइम जो है वो डेज में भी ले सकते हैं, आवर्स में भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल जब आएगा तो आप देख लेंगे कि
जो ऑप्शंस हैं वो डिग्री सेल्सियस आवर्स में है या डिग्री सेल्सियस डेज में है, उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो टाइम आपका 28 डेज क्योरिंग जो है वो उसको माना जाता है कि फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट है, यदि 18 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्योर की है तो। और डेटम टेम्परेचर क्या लेते हैं, ठीक है। तो फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट है, इसके दो क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होने चाहिए कि इट शुड बी क्योर्ड एट 18 डिग्री सेल्सियस एंड क्योर्ड फॉर 28 डेज। जो हमारा डेटम टेम्परेचर है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग टेम्परेचर को कंसिडर करेंगे, दैट विल बी -11 डिग्री सेल्सियस। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्योर्ड एट, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने उदाहरण के तौर पे इसलिए कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। तो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्योर्ड एट 18 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 डेज, या मैच्योरिटी ऑफ फुल्ली क्योर्ड कंक्रीट, तो इसमें टाइम इनटू टेम्परेचर के फॉर्मूला में सेट करेंगे। यदि तो टाइम अपना 28 डेज आ रहा है और टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस पे क्योरिंग की गई है, बट अपना डेटम टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस है, तो 18 डिग्री सेल्सियस माइनस -11, तो ये ऐड हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो डिग्री सेल्सियस डेज में है। यदि ऑप्शन में आवर्स है तो आप इसको फिर फर्दर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेज को कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सेस। मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग, तो तीन मेथड हमें पढ़ना है प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्सेस में। फ्यूलर्स मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, एब्राम्स लॉ एंड मिनिमम वॉइड मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल आया हुआ है एक न्यूमेरिकल, और एब्राम्स लॉ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट जानना जरूरी है हमें। इसमें एक आपको साइज ऑफ कंसर्न दिया होगा, यहाँ स्मॉल डी डज नॉट इंडिकेट द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नहीं, यहाँ पे डी हो सकता है कि आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज फॉर एग्जांपल 2 है, 2 कुछ भी हो, यूनिट हो, माइक्रोन हो, हो, और जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो 80 है। बट इफ हमारा साइज ऑफ कंसर्न 2 ना होके अगर हमारा साइज ऑफ कंसर्न 8 है, तो दैट डी विल बी गिवन एज 8 और इससे कितने परसेंटेज फाइनर हैं ये फाइंड आउट करने के लिए स्मॉल डी बाई डी अंडर रूट होल मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इससे न्यूमेरिकल आया हुआ है और ये चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं अपने को। एब्राम्स लॉ में ये कहता है कि स्ट्रेंथ, concrete strength is completely dependent upon water cement ratio. Concrete strength depends on water cement ratio, water cement ratio। और इसने एक ग्राफ दिया जिसमें कि ये अपना ऐसा ग्राफ है, और अगर वाटर कंटेंट अपना बढ़ता चला जाएगा तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ अपना डिक्रीज हो रहा है। दिस इज स्ट्रेंथ, दिस इज स्ट्रेंथ, ओके, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो अब्राहम्स ने सिर्फ इतना कहा है। इसने ये भी कहा था कि सीमेंट जितना लेंगे उसका 30% वाटर लेना होगा और एग्रीगेट जितना लेंगे उसका 5% वाटर लेना होगा, यानी कि टोटल 35% इसके अराउंड, मतलब टोटल 35% नहीं कह सकते, जितना सीमेंट लिया उसका 30% वाटर बाई वेट, और जितना एग्रीगेट लिया उसका 5% बाई वेट। और यदि हम प्रॉपर कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो दैट वाटर कंटेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू 20%। नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ये बस ऐसे ही मैंने आपको अब्राहम्स लॉ का एक ओवरव्यू देने के लिए कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, ओके। फिर आता है अपना मिनिमम वॉइड मेथड। इसमें इसमें मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं उनके जो वर्ड्स होते हैं दैट विल बी फिल्ड बाय सैंड, ओके, दैट विल बी फिल्ड बाय सैंड। और जो सैंड के वर्ड्स होंगे दैट विल बी फिल्ड बाय सीमेंट, ठीक है। तो बात समझिए अब इस चीज को कि वॉइड्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट आर फिल्ड बाय सैंड, और जो सैंड पार्टिकल्स से जो वर्ड्स बनेंगे उसको फिलअप करेगा सीमेंट। तो मिनिमम वॉइड मेथड के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनिंग कंक्रीट की उस तरह से की जाएगी कि एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स की वजह से जो वॉइड्स बन रहे हैं उससे 10% ज़्यादा सैंड लेंगे, और सैंड के बीच जो वॉइड्स बन रहे हैं उससे 15% ज़्यादा सीमेंट लेंगे। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि sand taken 10% more than coarse aggregate voids and cement taken 15% more than voids of sand,
ठीक है, ये बेसिक 3 मेथड्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम का कि एक्सपोजर बेसिस पे जो सीमेंट का कंटेंट मिनिमम कितना यूज़ करेंगे, कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करेंगे, नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए। तो जो कंडीशंस है, ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं इस 456 में, जो कि आरसीसी पढ़ने के दौरान भी इन चीज़ों का जिक्र होगा। बट चूंकि हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसे भी डिस्कस कर लिया जाए कि कंडीशंस जो हैं वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। माइल्ड होता है एनी स्ट्रक्चर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, दैट विल बी कॉल्ड माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। यदि कोई स्ट्रक्चर ऐसा है विच इज एक्सपोज टू रेन, दैट विल बी मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। सीवियर में आ जाते हैं वैसे कंपोनेंट्स विच आर इमर्ज्ड इनटू सी वाटर, और वेरी सीवियर में आते हैं विच आर एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे। दोनों में डिफरेंस है, अगर सी वाटर के अंदर इमर्ज्ड है तो वहाँ पे वाटर कट ऑफ, एयर कट ऑफ हो चुका है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो एयर के कट ऑफ हो जाने से वो वेरी सीवियर से थोड़ा सा कम सीवियरनेस उसमें देखी जाती है। बट अगर सी वाटर स्प्रे को एक्सपोज है यदि कोई कंपोनेंट, तो वहाँ एयर भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, फर्दर कोरोजन विल, तो वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ जाते हैं। और एक एक्सट्रीम है जिसमें टाइडल जोन। टाइडल जोन आप जानते हैं, हाई टाइड, लो टाइड, दो कंडीशंस होते हैं। तो टाइडल जोन में है कि ज़्यादा देर तक इमर्ज होता है कंपोनेंट सी वाटर में, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में एक्सपोज होता है। तो वैसे कंडीशन को एक्सट्रीम कंडीशन कहते हैं। तो इन सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका नॉमिनल कवर कितना होगा। इन सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट आप कितना यूज़ करेंगे। इन्हीं पे डिपेंड करता है कि आपका वाटर सीमेंट रेशियो मिनिमम कितना रखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ जाता है, 8 से 10 वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, मैं एक टेबल बना देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नॉमिनल कवर से शुरू करते हैं। माइल्ड में क्या होगा? प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन। नॉमिनल कवर क्या हो जाएगा एमएम में? 20। ठीक है, इधर 30 mm। 45 mm सीवियर में, 50 mm वेरी सीवियर में, एंड 75 mm इन एक्सट्रीम कंडीशन। ओके। मिनिमम ग्रेड, मिनिमम ग्रेड क्या है हमने अभी क्लास में डिस्कस किया तो नहीं है? M5, M10, M20, ये ऐसे ग्रेड्स होते हैं जिसमें M स्टैंड्स फॉर मिक्स एंड द नंबर स्टैंड्स फॉर 28 day characteristic strength below which not more than 5% of samples are supposed to fail। ओके। तो मिनिमम ग्रेड जो है यहाँ पे हम लोग M20 यूज करेंगे। 5 5 बढ़ाते चले जाइए आप। M25, M30, M35, और M35 के बाद M40। 5 5 बढ़ाते चले जाना। मिनिमम सीमेंट कंटेंट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, यदि एक एम क्यू कॉन्क्रीट आपको डेवलप करना है तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्या होना चाहिए? मतलब उससे ज़्यादा सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे कम सीमेंट कंटेंट अगर यूज़ करेंगे तो हमारे उस एक्सपोजर कंडीशन के लिए कंक्रीट ड्यूरेबल नहीं होगा। क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्यों डिसाइड करते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है कंक्रीट पे? विच ऑफ द फैक्टर्स आर डिसाइडेड बाय मिनिमम सीमेंट कंटेंट? तो इसका आंसर है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस रहेंगे आपके ड्यूरेबिलिटी एंड 3 अदर ऑप्शंस विल बी देयर एंड यू हैव टू मार्क ड्यूरेबिलिटी इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। ओके। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट इसमें हो जाएगा 300 किलोग्राम पर एम क्यू, इसमें भी 300 होगा, फिर 320, 340 एंड 360 किलोग्राम पर एम क्यू। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो में यदि देखें तो यहाँ शुरुआत कीजिए 0.55 से, और आप 0.45, यहाँ पे 0.45 एक बार और रिपीट हो जाएगा, एंड 0.40। दिस इज द चार्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये याद रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डिस्कस करने वाली वो मैंने कर ली है डिस्कस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं। जैसे
हमने मिक्स डिज़ाइन की बात की, हमने कहा कि M20 M25 ये ग्रेड्स होते हैं कंक्रीट के। तो इसमें M होता है मिक्स, M स्टैंड्स फॉर मिक्स एंड द नंबर स्टैंड्स फॉर 28 डे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% सैंपल्स आर सपोज टू फेल। तो 28 डे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से क्या मतलब है आपका? एक सैंपल बनाते हैं, सैंपल को क्यूब का शेप देते हैं या सिलेंड्रिकल शेप देते हैं, जनरली क्यूब ही यूज़ करते हैं, और क्यूब्स के डायमेंशंस भी जो है आईएस कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग होते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग जैसे मान लीजिए कि हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अचीव करनी है, तो अपने को एक टारगेट स्ट्रेंथ भी अ, पहले कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला है, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। अगर मीन स्ट्रेंथ हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमें एफसी के चाहिए, तो हम उसका टारगेट स्ट्रेंथ या मीन स्ट्रेंथ रखते हैं एफसी के प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। ठीक है, यहाँ सिग्मा स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो मैंने कहा वही वही यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है हमने कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 28 डे स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब। ये कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये फिक्स होता है। बिलो विच नॉट मोर देन 5%, ये गेट में आया हुआ एक बार सवाल, नॉट मोर देन 5% सैंपल्स आर सपोज टू फेल। अब जो है सवाल ऐसे भी आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो 28 डे स्ट्रेंथ है जिसके अबव एक्स परसेंटेज ऑफ सैंपल्स लाई करने चाहिए, और एक्स की वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग में दे देगा ए बी सी डी करके। तो जाहिर सी बात है 95% सैंपल्स अबव होंगे और 5% सैंपल्स ही नीचे होने चाहिए, तभी वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। ओके, तो ये याद रखेंगे, कोडल प्रोविजंस हैं ये, और इससे सवाल बहुत बनते हैं। फिर हम लोग आते हैं मीन स्ट्रेंथ पे। मीन स्ट्रेंथ कह लें या टारगेट स्ट्रेंथ कह लें, मीन स्ट्रेंथ। ओके, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बनता है इसका, कुछ इस तरीके का, जिसमें ये जो है वो अपना मीन स्ट्रेंथ हो जाता है, एंड इसके इधर जितने भी सैंपल्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी फेल्ड। ओके, this is FCK characteristic strength, and this distance is 1.65 times of sigma, where sigma is the standard deviation, और यही फिर फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अपना एफ एम इज इक्वल्स टू एफ सी के प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ सिग्मा। एक बार ऑब्जेक्टिव में सवाल आया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ 7 डे स्ट्रेंथ टू 28 डे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो एक्चुअली 7 डे स्ट्रेंथ टू, चूंकि हम लोग स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो हम लोग स्ट्रेंथ में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपकी कोडल प्रोविजन में सिर्फ 28 डे स्ट्रेंथ की बात कही गई है। 7 डे स्ट्रेंथ हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन के पर्पज से करते हैं, क्योंकि अगर 28 डे के बाद यूज स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे और तब तक स्ट्रक्चर बन चुका है, तो वो खराब हो जाएगा केस। अगर 7 डे स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे 28 डे स्ट्रेंथ एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 28 डे स्ट्रेंथ अपने को M40 के अकॉर्डिंग 40 मेगा पास्कल चाहिए, तो 7 डे स्ट्रेंथ उसका पहले से पता हो जाता है कैलिब्रेशन के थ्रू। और उस अगर 7 डे स्ट्रेंथ उतनी नहीं आ रही है, इसका मतलब हम लोग को पता चल जाएगा कि 28 डे स्ट्रेंथ जो अपनी 40 नहीं आएगी, तो ये अपना कॉन्क्रीट खराब है। जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किसी एक क्यूब की बात नहीं करते हैं, हम एवरेज ऑफ 3 क्यूब्स लिया जाता है। ठीक है, एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है? सैंपल कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन स्पेसिमेन, 3 4 5 क्यूब्स मिल गए, एक क्यूब जो है वो हमारा स्पेसिमेन होगा। अगर 3 से 4 क्यूब या 5 क्यूब मिला देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एक सैंपल होता है। ओके, डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेंस टेकन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ओके, एक क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट में वेरिएशन कितना अलाउड है, तो दैट अलाउड वेरिएशन इज ±15%। ठीक है, ITR, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट में वेरिएशन कितना अलाउड है? 15% अलाउड है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने स्ट्रेंथ देख लिया एक बार,
स्ट्रेंथ टेस्ट्स होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो गया, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो हम लोग को इस इन स्ट्रेंथ टेस्ट्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग वर्केबिलिटी को पढ़ेंगे। वर्केबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एग्रीगेट का शेप, साइज, टेक्सचर, या फिर वाटर सीमेंट रेशियो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस तरीके से करता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सवाल आते हैं इससे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। और फिर स्लम्प टेस्ट भी पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्पैक्शन फैक्टर जो हमने पहले डिस्कस किया था, और आपको फ्लो टेस्ट है, वीबी टेस्ट है। तो ये सारी टेस्ट जो है हम लोग इसके बाद कंसिडर करते हैं अभी।